नमस्कार, welcome to SGKG Studies and SGKG 2.22 YouTube channel classes, and now we are going to discuss about Provident Fund. इससे पहले हमने एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO के बारे में हमने अपलोड कर रखा है और वहीं कॉमन में यूज होता है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताएंगे जो हमेशा कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं और कन्फ्यूजन को दूर करना ही आज के क्लास का मेन उद्देश्य है। सो प्रोविडेंट फंड को हिंदी में भविष्य निधि कहते हैं। सो प्रोविडेंट फंड जब भी हम बातें करते हैं तो कभी कोई PPF कह देता है, कोई EPF कहता है, कोई किसी को GPF कहते हुए भी सुना जाता है, किसी को स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड कहते हुए भी सुना जाता है। सो ये क्या अलग अलग होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं डिटेल में। सो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज प्रोविडेंट फंड। A provident fund is an investment fund that is set up typically to save the long-term goals such as retirement. In India, we have different types of provident fund plans for individuals for various categories of employment such as self-employed, private sector employees, government employees. So, provident fund क्या होता है? ये एक long term saving होता है। It is set up टिपिकली टू सेव फॉर लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए सेविंग के लिए ये फंड बनाया जाता है। गोल क्या है? रिटायरमेंट के समय में इसको यूज करेंगे। रिटायर होने के बाद से जब तक लोग जॉब करते हैं, कई बार एम्प्लॉयर का जो एकोमोडेशन है उसी में रह लेते हैं। ट्रांसफरेबल जॉब में होते हैं तो रेंटेड हाउस में रह लेते हैं। रिटायरमेंट के बाद किसी को हाउस बनाने की ज़रूरत पड़ती है, किसी को बाल बच्चों के विवाह करने की ज़रूरत पड़ती है। रिटायरमेंट के बाद सैलरी कम मिलती नहीं है, पेंशन किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। इसलिए रिटायरमेंट के समय में पैसे की कमी न रहे, इसलिए प्रोविडेंट फंड का प्रोविज़न किया गया है। सो प्रोविडेंट फंड क्या है? एक ऐसी सेविंग स्कीम है, एक ऐसी लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है जिसकी मैच्योरिटी लगभग रिटायरमेंट के समय में होती है। सो ये है प्रोविडेंट फंड। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? प्रोविडेंट फंड को हिंदी में कहते हैं भविष्य निधि। भविष्य निधि मतलब फ्यूचर का, निधि मतलब कोष होता है, फंड होता है, भविष्य का फंड है ये। सो प्रोविडेंट फंड एक प्रकार का रिटायरमेंट फंड होता है जो प्रमुख रूप से रिटायरमेंट के बाद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोगों को प्रदान किया जाता है। इसके अलावा इस फंड को सोशल सिक्योरिटी कवर भी दिया जाता है ना। ये सोशल सिक्योरिटी कवर तो हुआ, जितने समय आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करते समय अर्निंग हो रही है, अर्निंग करते समय एक्सपेंडिचर भी हो जाता है। कुछ एक्सपेंडिचर को कर्टेल करके सेविंग करना है और उस सेविंग को लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग करना है, सो दैट रिटायरमेंट के समय में काम आ सके। उसी को प्रोविडेंट फंड कहते हैं, उसी को भविष्य निधि कहते हैं। सो भविष्य निधि आमतौर पर हर नौकरी पेशा व्यक्ति इन शब्दों से जरूर परिचित है, क्योंकि यही वो रकम है जिसके बूते अधिकतर नौकरी पेशे लोग रिटायरमेंट के बाद की अपनी ज़िंदगी का प्लान करते हैं। कुछ साल पहले तक तो बहुत से नौकरी पेशा लोगों के घर भी PF के भरोसे ही बनते थे, और वह भी रिटायरमेंट के बाद। और बहुतों ने अपनी लाडली बेटियों की शादी के लिए भी PF का ही दामन थामा था। सो जो प्रोविडेंट फंड का जो अमाउंट है वो कोई मोटे रकम का जो खर्चीला जो काम है उसके ये बहुत काम आता गया है, और इसलिए इसको सोशल सिक्योरिटी से जोड़ करके देखा जाता है। सो प्रोविडेंट फंड में सबसे पहले हम एक एब्रिविएटेड फॉर्म जो वो यूज करते हैं, PF यूज करते हैं। PF को इंग्लिश में प्रोविडेंट फंड बोलते हैं और हिंदी में भविष्य निधि कहते हैं। तो ये कॉमन नोमेनक्लेचर हो गया भविष्य निधि। हिंदी में भविष्य निधि, इंग्लिश में प्रोविडेंट फंड एंड शॉर्ट में PF। ये कॉमन टर्मिनोलॉजी हो गई। इसके पार्ट्स भी होते हैं क्या? हाँ जी, अलग अलग फॉर्म है इसके। क्या क्या फॉर्म है? एक EPF है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड,
कर्मचारी भविष्य निधि। ईपीएफ प्रोविडेंट फंड जो है ये प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में जितने कर्मचारी काम करते हैं लगभग उन सब का ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है। 12% एम्प्लॉय का होता है और 12% लगभग इतना ही एम्प्लॉयर का होता है। इसकी पूरी चर्चा हम ईपीएफओ का जो एक्ट पढ़ा रहे थे उसमें हम कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप इसी प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं, ईपीएफओ वाले में। ये इसके बारे में बहुत लोग परिचित हैं। ईपीएफओ क्या, ये प्रोविडेंट फंड है। ये ईपीएफ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोविडेंट फंड सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए ही है। एम्प्लॉयज़ का मतलब जिनके पास कुछ जॉब है। तो ये ईपीएफ फंड में सिर्फ उन्हीं का कंट्रीब्यूशन हो सकता है जो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड हैं, जो बेरोजगार हैं, जो अपना रोजगार चलाते हैं, जो अपना शॉप वगैरह चला करके अपना काम कर लेते हैं, जो अपने घर पे कुछ काम धाम कर लेते हैं। उन लोगों का ये ईपीएफ नहीं है। ईपीएफ उनके लिए है जो कल कारखानों में काम करते हैं, जो फैक्ट्री प्रीमाइसेज में काम कर, ऐसे जगहों पे काम करते हैं जहाँ पर 20 और 20 से ज़्यादा लोग काम करते हों, वहाँ पर ईपीएफ स्कीम लागू होती है। क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ लोगों को ही मिलता है इसलिए इसको बोलते हैं एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। आई थिंक देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। पीएफ जो है एक जेनरिस टर्मिनोलॉजी है, प्रोविडेंट फंड एक जेनरिस टर्मिनोलॉजी है और उसके डिफरेंट कैटेगरीज हैं और उन कैटेगरी की हम चर्चा कर रहे हैं। सो इस पीएफ से पहले ई लगा दिए हैं तो ईपीएफ हो गया। ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ का मतलब कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, तो जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए ईपीएफ स्कीम लागू होता है। हिंदी में भविष्य निधि कहते हैं। दूसरा एक सीपीएफ है। अभी देखा आपने, ये पीएफ ही चल रहा है, सिर्फ हम इसमें प्रीफिक्स ऐड कर रहे हैं। पहले हमने एम्प्लॉयज़ को ऐड किया तो ईपीएफ हो गया, अभी कंट्रीब्यूटरी को ऐड कर रहे हैं तो सीपीएफ हो गया। सो कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वगैरह में पहले होता था, जहाँ पे कंट्रीब्यूटरी का मतलब एम्प्लॉय भी पे करते थे, कुछ एम्प्लॉयर भी पे करते थे, और ये कंट्रीब्यूटरी नेचर में इसलिए इसको दोनों तरफ से पेमेंट करते थे और इसलिए इसका नाम जो प्राइवेट सेक्टर में था उसका नाम ईपीएफ कर दिया गया, जो पब्लिक सेक्टर में था उसको सीपीएफ कर दिया गया। अभी क्या है, 2004 से 1 जनवरी 2004 से जब से नेशनल पेंशन स्कीम लागू हुआ है, उसमें जो हमारा एनपीएस कटता है, एनपीएस इज ए सीपीएफ, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड है। वो जो हमारा एनपीएस है ये एक प्रकार का कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उसके बाद से अब ई पहले लगाए, फिर सी लगाए, अब जी यहाँ पर आ रहा है। जीपीएफ है। जीपीएफ क्या है? जनरल प्रोविडेंट फंड। ये जनरल प्रोविडेंट फंड जो होता है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो। जनरल प्रोविडेंट फंड को ही स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड भी कहते हैं, तो कहीं पर ये एस भी मिल सकता है, एसपीएफ, सो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, और नहीं तो जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड। सो जनरल प्रोविडेंट फंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का पहले 2004 से पहले जो एम्प्लॉय हो चुके हैं उनका जीपीएफ कटता है। जीपीएफ का कंट्रीब्यूशन मिनिमम 6% होता है, मैक्सिमम अप टू बेसिक पे होता है। उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। और एक है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो न प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, न पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, न गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, या तो अनएम्प्लॉयड है और नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो इन दोनों कंडीशन में उनको कि कोई कंपनी पे नहीं कर सकती, कोई पीएसयू नहीं पे कर सकती, कोई गवर्नमेंट नहीं पे कर सकती, उनके लिए अलग से स्कीम बनाया गया है एंड इट इज़ ओपन फॉर ऑल दिस ऑल्सो। इसीलिए इसको पब्लिक प्रोविडेंट फंड कहते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड मीन्स लोक भविष्य निधि। मतलब ये पीपीएफ, आप ईपीएफ में सिर्फ उन्हीं का कंट्रीब्यूशन हो सकता है जो किसी प्राइवेट सेक्टर के कंपनी में काम करते हो।
CPF में उनका कंट्रीब्यूशन होगा जो पब्लिक सेक्टर में थे और अभी NPS में आ गए हैं, NPS में ये 100% आ गया है। GPF में उनका कंट्रीब्यूशन होगा जो 2004 से पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन कर चुके हैं, उनका GPF कटता है। जिसका कुछ भी नहीं कटता, जो कहीं पे भी एम्प्लॉयड नहीं है और चाहे जो सब जगह एम्प्लॉयड है, उन सब के लिए PPF ओपन है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में एक अनएम्प्लॉयड पर्सन भी पे कर सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी पे कर सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी पे कर सकता है, CPF वाला भी पे कर सकता है, EPF वाला भी पे कर सकता है। सो PPF इज ए ब्रॉड टर्म। आइए एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। Depending on the nature of your employment, one may be eligible for different provident funds. So nature of employment के अनुसार प्रोविडेंट फंड है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जिसको हमने बोला GPF, और उसके बाद से ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट की चर्चा हम करने जा रहे हैं, और उसके बाद से PPF की चर्चा हम आपको किए हैं, आगे भी हम इसकी विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जिसको GPF बोलते हैं, ये पहले स्टैट्यूटरी है ना, सबसे पहले स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड करते हैं, जिसको हम GPF भी कहते हैं, जनरल प्रोविडेंट फंड भी कहते हैं। द स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड वाज सेट अप अंडर द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925। जब EPF पढ़ते हैं तो 1952 पढ़ते हैं। ये देखिए 25 जो है ये उलाट दीजिए 52 हो जाएगा, तो 52 जो होगा वो EPF एक्ट हो जाएगा, और नहीं तो GPF अगर है तो उसको उलाट दीजिए 25 हो जाएगा। It is primarily intended for individuals employed by government, accredited educational institutions and universities, the railways and other such specified organizations. So basically ये गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ही GPF है। गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग भी काम करते हैं और जहाँ पर अभी तक NPS लागू नहीं है वहाँ पर GPF चलता है, और नहीं तो वो सारे एम्प्लॉय जो 1 जनवरी 2004 से पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में आ चुके हैं उनका भी GPF कंट्रीब्यूशन होता है। एलिजिबल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑफ मिनिमम 6%, इनका कंट्रीब्यूशन कितना है 6% होता है। ये बढ़ाए भी जा सकते हैं, 6% मिनिमम है, ये मैक्सिमम क्या है अप टू द बेसिक पे। इनका इंटरेस्ट रेट जो है गवर्नमेंट अलग टाइम टू टाइम हर साल डिक्लेयर करती है कि GPF पर कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है, अब हिंदी में जान लेते हैं। हिंदी में GPF को सामान्य भविष्य निधि कहते हैं। सामान्य भविष्य निधि योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है। सो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। नियमित कर्मचारियों के अलावा सभी अस्थायी कर्मचारी जो 1 साल से अधिक समय से सेवारत हों, सभी अस्थायी कर्मचारी और पुनर्नियोजित मतलब रीएम्प्लॉयड पेंशनभोगी GPF खाता खोल सकते हैं। इस स्कीम में मासिक वेतन का कम से कम 6% GPF खाते में जमा करना पड़ता है। सो ये जो GPF बोलिए चाहे SPF बोल लीजिए, ये दिस इज अप्लीकेबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, primarily intended to individual government employees, accredited educational institutions employees, universities employees, railway employees and any other such specified organization. So ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बेसिकली जो है वो GPF है। तो जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनका क्या कटता है GPF कटता है, प्रोवाइडेड वो 1 जनवरी 2004 से गवर्नमेंट जॉब पहले ज्वाइन किए हों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? The following individuals can open an account under the GPF scheme: permanent government servant, temporary government servant after continuous service of 1 year or more, re-employed pensioner। ये 3 ही कैटेगरी के लोग GPF का अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब आइए PPF देखते हैं। So PPF का as the name indicates this is type of provident fund available for the general public। ये जनरल पब्लिक के लिए, सब के लिए है, ये इसमें कोई एक्सक्लूडेड नहीं है, जो भी चाहे वो PPF अकाउंट खुलवा सकता है।
यू कैन इन्वेस्ट इन द PPF स्कीम इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर के जॉब कर रहे हो, चाहे आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे अनएम्प्लॉयड हो, अगर आपके पास कैपेसिटी है पे करने का, कुछ सेव करने का, तो आप PPF अकाउंट खुलवा सकते हैं। This means you can invest in PPF if you are salaried, self-employed or even unemployed for a while. The investment tenure of this period is 15 years. So PPF अकाउंट जो खुलता है 5 साल के लिए खुलता है। You can contribute as little as 500 और as much as 1.5 लाख each year. So एक बार आपने PPF अकाउंट खोल दिया तो साल में कम से कम एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा 12 बार उसमें जमा कर सकते हैं। कम से कम एक बार जमा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 बार जमा करना है। कम से कम 500 रुपये एक साल में जमा कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये एक साल में जमा कर सकते हैं। ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है, जो ये अकाउंट है, ये किसी भी नेशनलाइज बैंक में चले जाइए, सब जगह हर बैंक में आप बोलिए कि मुझे पब्लिक PPF अकाउंट खुलवाना है, आपका सेविंग अकाउंट होगा, उसी को अपना मैच करेंगे और उसी के अनुसार आपको PPF अकाउंट खोल देंगे। हर पोस्ट ऑफिस में भी PPF अकाउंट खुलता है। सो पोस्ट ऑफिस हो चाहे बैंक हो, वहाँ पर जा कर के आप अपना PPF अकाउंट खुलवा सकते हैं। हिंदी में क्या है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है एक स्वैच्छिक भविष्य निधि योजना है। स्वैच्छिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें कंपल्सन नहीं है। EPF कंपलसरी है, CPF कंट्रीब्यूट कंपलसरी है, GPF कंट्रीब्यूट कंपलसरी है। PPF ये कंपलसरी नहीं है, वॉलंटरली है। ये आप करना चाहें तो कीजिए, नहीं करना चाहें ना कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। PPF खाते में न्यूनतम 500, भारतीय नागरिक सिर्फ इंडियन सिटीजन ही इस अकाउंट को खुलवा सकता है। मिनिमम 500 रुपीज़ एंड मैक्सिमम 1,50,000 रुपीज़ एक साल में जमा किया जा सकता है। ये 15 साल के लिए होता है और इसे 5 साल के लिए बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। 7 साल कंप्लीट होने के बाद से आप इसमें से आंशिक निकासी कर सकते हैं रूल के अनुसार। अदरवाइज़ ये 15 साल के लिए वन वे है, सिर्फ जमा होगा और जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी तब आप इसको निकाल सकते हैं। ये वॉलंटरी है और इसका भी जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये टाइम टू टाइम फिक्स किया जाता है। लेकिन जो भी हो, बैंक में जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, पोस्ट ऑफिस में जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो PPF का ही होता है। एलिजिबिलिटी इसकी क्या है, एनी रेसिडेंट इंडिविजुअल हु इज इंडियन सिटीजन। NRI भी खुलवा सकते हैं क्या? हाँ जी, NRI भी खुलवा सकते हैं हु ओपनड अ PPF अकाउंट बिफोर लिविंग इंडिया। इंडिया छोड़ने से पहले PPF अकाउंट खुलवा लिए तो NRI का भी वो अकाउंट रहेगा वैलिड। माइनर्स का भी खुलवा सकते हैं, साथ में गार्जियन को रिप्रेजेंट करना है। इट शैल बी नोटेड दैट एनी इंडिविजुअल कैन नॉट होल्ड अ PPF अकाउंट ज्वाइंटली। PPF अकाउंट ज्वाइंटली नहीं खुलता है, ऐसा बता रहे हैं। नाइदर इट इज़ अलाउड फॉर वन इंडिविजुअल टू होल्ड मल्टीपल PPF। आप एक इंडिविजुअल 2-4 PPF अकाउंट भी नहीं खोल सकते हैं, आपके नाम पे एक ही PPF अकाउंट रह सकता है। अब आइए, व्हाट इज एन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अब EPF की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने GPF की बात की, जिसको जनरल प्रोविडेंट फंड कहते हैं। उसके बाद से हमने PPF की बात की, पब्लिक प्रोविडेंट फंड कहते हैं। अभी हम EPF की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। सो ये एम्प्लॉयज़ के लिए है। कौन से एम्प्लॉय? प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय। इसको कौन रेगुलेट करता है? EPFO करती है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन करके। EPFO एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको रेगुलेट करती है। You may have heard of EPF or Employee Provident Fund as part of your salary discussion at work. This is most common kind of recognized provident fund. So maximum लोग जैसे provident fund कहेंगे वो समझ जाएंगे कि EPF है। EPF वाले अपने आप को provident fund ही कहते हैं, उनको पता है कि provident fund का मीनिंग क्या होता है। So in fact nearly all private sector organizations with 20 or more employees will typically be enrolled in EPF scheme. सो EPF स्कीम में इनरोल होने के लिए 20 और मोर पर्सन एक एम्प्लॉयमेंट में काम करते होने चाहिए।
ईपीएफ पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो गवर्नमेंट एवरी ईयर डिसाइड करती है। नवंबर 22 में गवर्नमेंट ने इसको 8.10% डिसाइड किया है, जो हर सेविंग स्कीम से ज़्यादा होता है। इसमें ईपीएफ में एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन होता है। इसको हिंदी में समझ लेते हैं। सो कर्मचारी भविष्य निधि सरकारी कर्मचारियों के अलावा, मतलब सरकारी कर्मचारियों को छोड़ करके अन्य नौकरी पेशा लोगों के लिए भविष्य निधि योजना है। ईपीएफओ के मौजूदा नियमों के मुताबिक ये कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% का प्रतिमाह योगदान देता है। सो जो ईपीएफ जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बेसिक पे प्लस डीए पर उनका कैलकुलेशन होता है। बेसिक पे प्लस डीए जितना होगा मल्टीप्लाइड बाई 12%। 12% अगर 10,000 रुपया अगर किसी एम्प्लॉय का बेसिक पे प्लस डीए है तो 1200 रुपया उनका पीएफ में जमा होता है, और लगभग इतना ही उनका एम्प्लॉयर भी पे करता है। ये अलग बात है कि एम्प्लॉयर का जो 12% का कंट्रीब्यूशन है वो 8.33 पेंशन फंड में चला जाता है, और 3.67 जो होता है वो ईपीएफ में चला जाता है। जी हाँ, ईपीएफ में 3 स्कीम है, प्रोविडेंट फंड है, पेंशन स्कीम है, और ईडीएलआई है, इंश्योरेंस है। तो ये 3 स्कीम इससे जुड़ी हुई हैं। इसकी विस्तार से हमने चर्चा किया है ईपीएफओ स्कीम में, आप उसको देख सकते हैं इसी प्लेलिस्ट में। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन ईपीएफओ के लिए अकाउंट रख सकते हैं। ईपीएफ हैज ए सिंगल क्राइटेरिया एंड द एम्प्लॉय शुड बिलोंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉयज ए मिनिमम ऑफ 20 इंडिविजुअल। सो होना ये चाहिए कि आप कहीं जॉब कर रहे होने चाहिए, और वहाँ पर जॉब कर रहे होने चाहिए जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो आपका ईपीएफ के अकाउंट वहाँ पर खुल जाता है। 15 अगर सैलरी आपकी अभी क्या है, सीलिंग जो है ईपीएफओ के लिए 15,000 है। अगर 15,000 से नीचे है तो आपका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 12% होगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 3.67% होगा, और रिमेनिंग 8.33 जो होगा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 1,250 रुपीज़ ये ईपीएस में जाएगा, पेंशन स्कीम में जाएगा। सो जितना एम्प्लॉय पे कर रहे हैं उतना ही एम्प्लॉयर पे कर रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ईपीएफ में अलग और ईपीएस में अलग। अगर 15,000 से ज़्यादा है तो in this case the contribution will be distributed between the employer's provident fund and the employee's pension scheme as follows. So employee का contribution 12% as it is, employer का contribution 3.6% ईपीएफ में जाएगा, और पेंशन स्कीम में सिर्फ और सिर्फ 1250 जाएगा। सो जिनका भी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है उनका एम्प्लॉयर उनके ईपीएफ में 3.67%। कहने का मतलब कि अगर 15,000 से ज़्यादा सैलरी है तो आपका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो 12% कटेगा। 12% किसके हिसाब से, उनके सैलरी के हिसाब से। अगर उनका सैलरी 20,000 है तो 20%, 20,000 का 12% कटेगा उनका। अगर 30,000 सैलरी है तो 30,000 का 12% उनका कंट्रीब्यूशन पे होगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वैसे ही पे होगा जैसे कि ये मान लिया जाए कि उस एम्प्लॉय का सैलरी 15,000 है। सीलिंग इसीलिए फिक्स किया गया है। सो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 15,000 पर ही फ्रीज कर दिया गया है। 15,000 के हिसाब से 3.67% वो ईपीएफ में पे करेंगे, और 8.33% जो 1,250 होता है, 1250 होते हैं, तो 1250 रुपये वो ईपीएस में जमा करेंगे। सो इस तरीके से एम्प्लॉय भी 12% पे करते हैं, एम्प्लॉयर भी 12% पे करते हैं। थोड़ा सा चेंज होता है 15,000 सीलिंग के पास। 15,000 से नीचे है तो दोनों का इक्वल हो जाता है, और 15,000 से ऊपर है तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन उनके सैलरी का 12% होगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ये मान लिया जाएगा कि उनकी सैलरी 15,000 ही है। मुझे लगता है समझ गए होंगे आप। अगर आप समझ गए हैं तो अब आइए प्रोविडेंट फंड जो ईपीएफ है, ईपीएफ में 2 फर्दर डिवीजन है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड,
This type of provident funds pertains to employees of private organization with more than 20 employees in their workforce. Here companies and establishment can either set up their own PF trust or they can choose to join the existing government approved scheme. सो क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा गवर्नमेंट ने लिबर्टी दिया है। गवर्नमेंट बोलती है कि आप चाहें तो अपना एम्प्लॉयज़ के जो कंट्रीब्यूशन है, जो फंड है, वो अपने EPFO में जमा कर सकते हैं, और नहीं तो आप चाहें तो अपना एक ट्रस्ट बना लीजिए, PF का ओन ट्रस्ट बना लीजिए, जैसे JP एसोसिएट ट्रस्ट बना लीजिए, रिलायंस ट्रस्ट बना लीजिए, अदानी ट्रस्ट बना लीजिए, ऐसे ही जितने भी कंपनीज हैं, सैमसंग ट्रस्ट बना लीजिए, अपना एक PF ट्रस्ट बना लीजिए, सैमसंग PF ट्रस्ट, रिलायंस PF ट्रस्ट, ऐसा बना करके आप उसमें भी अपने पैसे पार्क कर सकते हैं और वो सारे बेनिफिट आपको देना है अपने एम्प्लॉयज़ को। और नहीं झंझट में पड़ना चाहते हैं तो आप EPFO को पे करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होना ये है कि ये जो अपना अपना ओन PF ट्रस्ट जो आप फॉर्म कर रहे हैं, कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, द PF मस्ट ट्रस्ट दे सेटअप शुड बी अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सो अगर आप अपना ओन PF ट्रस्ट बना रहे हैं, दिस ट्रस्ट शुड बी अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अगर ये अप्रूव हो जाता है इनकम टैक्स कमिश्नर से, तब तो ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कहलाएगा। और ऐसे ही आपने ट्रस्ट बनाया और वो रिकॉग्नाइज अप्रूव नहीं होता है CIT से, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से अप्रूव नहीं होता है, तो इसको अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कहेंगे। सो प्रोविडेंट फंड जो स्कीम जो है, उसमें कंपनीज को अपना ओन PF ट्रस्ट बनाने का भी लिबर्टी दिया गया है। आप अपना ओन PF ट्रस्ट बनाइए और बना करके उसका अप्रूवल ले लीजिए कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑफिस से। अगर आपको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑफिस से अप्रूवल मिल जाता है तो आपका जो ओन PF ट्रस्ट है वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कहलाएगा। और अगर परमिशन अप्रूवल नहीं मिलता है तब भी आपका ट्रस्ट चलेगा, बस ये अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कहलाएगा। सो ये रहा EPF के बारे में। अब हम जानेंगे CPF के बारे में, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड। कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड रूल 1962, the CPF rules are applicable to every non-pensionable servant of the government belonging to any of the services under the control of the president. So वे सारे गवर्नमेंट सर्वेंट, वे टोटल गवर्नमेंट सर्वेंट जो पेंशनेबल जॉब में नहीं है, जिनको पेंशन नहीं मिलता है, वो उन सबका CPF कंट्रीब्यूशन होता है। सो आपको पता ही है कि 1 जनवरी 2004 से जितने लोग नया ज्वाइन कर रहे हैं उनको किसी को भी पेंशनेबल सर्विस में नहीं है, तो उन सबके लिए CPF कटता है, उसी को NPS बोलते हैं। ठीक है जी। सो NPS और CPF आज के डेट में एक ही हो गया है। द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट्स 10% ऑफ सैलरी ड्रॉन एंड द सेम इज मैच्ड बाय द गवर्नमेंट। सो आप ध्यान देंगे, जो GPF है, जनरल प्रोविडेंट फंड है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 0। लेकिन जो CPF है ये कंट्रीब्यूटरी है। कंट्रीब्यूटरी का मतलब एम्प्लॉय भी 10% पे करते हैं, एम्प्लॉयर भी 10% पे करते हैं, इसको कंट्रीब्यूटरी कहते हैं। मतलब दोनों, अगर एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 रुपीज़ है तो 50,000 का 10%। एक्चुअली ये जो कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड है ये बेसिक पे प्लस DA, बेसिक पे प्लस DA अगर आपका 50,000 रुपीज़ है तो उसका 10% 5,000 होता है। तो 5,000 रुपीज़ एम्प्लॉय के सैलरी में से डिडक्ट होगा एंड उतना ही अमाउंट 5,000 रुपीज़ गवर्नमेंट पे करेगी। सो उनके उनका जो CPF अकाउंट होगा उसमें 10,000 रुपीज़ पर मंथ जमा होंगे। सो इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड। प्रश्न ये है कि इज NPS a CPF एंड द आंसर इज यस। It is mandatory for those entities
अंडर CPF टू ज्वाइन NPS इफेक्टिव फ्रॉम। सो जितने लोग CPF में थे उन सबको NPS में कंपल्सरली ज्वाइन करा दिया गया। कब से? फ्रॉम 1 जनवरी 2004 से। नया चीज़ क्या है? यहाँ पर हमने पढ़ा कि 10% ऑफ सैलरी ड्रॉन एंड द सेम इज मैच, मतलब 10% एम्प्लॉय पे करेंगे, 10% गवर्नमेंट पे करेगी। ये CPF स्कीम है। गवर्नमेंट ने क्या किया? इसको चेंज कर दिया। अब क्या किया है? 1 अप्रैल 2019 से, फर्स्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, एम्प्लॉय पेज 10% ऑफ देयर सैलरी एंड DA and government pays 14%, not 10%, 14% गवर्नमेंट पे करती है ऑफ देयर बेसिक पे एंड सैलरी एंड DA। सो अभी 10% प्लस 14%, 24% अभी जमा होता है। ये देख लीजिए, उसका नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है कि 1 अप्रैल 2019 से जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है दैट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 10% टू 14%। सो किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूशन जो है 10% से बढ़ा करके 14% गवर्नमेंट ने कर दिया है एज ए सोशल सिक्योरिटी मेजर। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हम ये GPF, PPF, EPF समझ लिए तो थोड़ा सा टेबलर फॉर्म में इसका डिफरेंस समझ लेते हैं। सो ये GPF है। GPF जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती है। GPF का जो अकाउंट होल्डर है वो GPF इज़ फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। जब तक सर्विस में है तब तक कंट्रीब्यूशन होता है। और प्री मेच्योर क्लोजर कब हो जाता है? सस्पेंशन पर, रेजिग्नेशन पर प्री मेच्योर क्लोजर हो जाता है। GPF का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट डिसाइड करती है और इस साल का जो इंटरेस्ट है वो 7.1% है। उसके बाद से EPF है। EPF के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में किसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पर 20 और 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, EPF में आपको MCQ क्वेश्चन है। यहाँ पर एज ऑफ रिटायरमेंट इज़ 58 ईयर है। 58 साल में रिटायर होना इस EPF के अनुसार होता है। 58 के बाद से EPF का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। प्रीमेच्योर कब होता है? व्हेन द अकाउंट होल्डर इज अनएम्प्लॉयड फॉर 2 months और मोर। अगर 2 महीने से ज़्यादा तक वो अनएम्प्लॉयड हो गए तो प्रीमेच्योर निकाह कर सकते हैं। और इस पे जो गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.15 है, मतलब सबसे ज़्यादा है। उसके बाद से पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में कोई भी खुलवा सकता है। सो इसका एलिजिबिलिटी एनी इंडियन सिटीजन। ये मैच्योरिटी 15 साल के लिए होती है। प्री मैच्योर क्या है? 5 साल के बाद से बच्चों के एजुकेशन पे नहीं तो मेडिकल रीजन्स पे निकाह विड्रॉल किया जा सकता है। और PPF का रेट और GPF का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होता है। इसका भी 7.1% है, इसका भी 7.1% है। सिर्फ EPF का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। इसी को हिंदी में डाला गया है। और ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, ये चेंज होता रहता है। हर साल गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट चेंज करती है। ये किसी और ईयर का इंटरेस्ट रेट है और ये किसी और ईयर का इंटरेस्ट रेट है, बस कंडीशन सेम है। देख लीजिए, सेम कंडीशन है। ये हिंदी में है, वो इंग्लिश में। सो EPF और PPF में सिमिलरिटी क्या है? ये दोनों रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। ठीक है जी। गवर्नमेंट बैक्ड है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है इस पर। ठीक है जी। और इनकम टैक्स लायबिलिटी से एग्जेम्प्टेड है। सो EPF जो होता है सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए होता है। PPF जो होता है सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए हो सकता है। EPF में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। PPF में सिर्फ आपका ही अपना ही कंट्रीब्यूशन है। EPF में कोई लॉक इन पीरियड विशेष रूप से नहीं है। PPF में 15 साल का मैच्योरिटी पीरियड दिया हुआ है। यहाँ पर EPF में कंट्रीब्यूशन हर महीने पे करना है और PPF में साल में एक बार भी पे कर सकते हैं। बस मिनिमम 500 रुपीज़ एंड मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज़ है। अब GPF इसमें हम ऐड कर लेते हैं। GPF जब ऐड कर लेंगे तो इसमें एक चीज़ ऐड कर देंगे कि इसमें मिनिमम 6% आपको ऑफ टोटल सैलरी पे करना है GPF। EPF 12% पे होता है
और पीपीएफ मिनिमम 500 रुपीज़ होता है, मैक्सिमम 1.5 लाख होता है। ये भी टैक्स फ्री होता है। ये अगर 1.5 लाख तक है तो ये भी टैक्स फ्री होता है। ये भी अगर ये तो 1.5 लाख तक ही है, आप 1.51 नहीं पे कर सकते, अकाउंट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सो ये जीपीएफ जो है परमानेंट एंड टेम्पोररी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। ईपीएफ जो है और ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो प्राइवेट सेक्टर जो कंपनी है उसमें उसके लिए है। और पीपीएफ जो है वो सब के लिए है, एनी रेसिडेंट हु इज एन इंडियन सिटीजन, सब के लिए पीपीएफ है। तो इस तरीके से हमने इस क्लास में प्रोविडेंट फंड के डिफरेंट कैटेगरीज को हमने पढ़ा। प्रोविडेंट फंड, जिसको हिंदी में भविष्य निधि कहते हैं, जब वो प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे करता है तो उसको जीपीएफ कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय पे करता है तो उसको ईपीएफ कहते हैं। और एक सिंपल रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाला पे करता है तो उसको पीपीएफ कहते हैं। मुझे लगता है ये कंसेप्ट आप नहीं भूल पाएंगे। आप भी इसको अंडरस्टैंड कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर कीजिए। ये जो स्टडी मटेरियल है ये एसजीकेजी स्टडीज़ पर हम शेयर कर रहे हैं। आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बीच में शेयर कीजिए, और कुछ कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। एक व्हाट्सएप चैनल भी हमने इसका लिंक भी हमने दे रखा है। अगर आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस लिंक से आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद से ये जो स्टडी मटेरियल है एसजीकेजी 2.22 पर ऑलरेडी अवेलेबल है। इस पर भी जा करके आप अपनी इच्छा के अनुसार उसकी स्टडी कर सकते हैं। ये एसजीकेजी स्टडीज़ है और इस पर ये आप सारे, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 26 वीडियो हमने अपलोड कर रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और पॉलिटी का ये मिलता जुलता ये है, इसलिए पॉलिटी के लिए अलग से ना ढूंढें। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही पॉलिटी है, ठीक है। बाकी सब आप एक एक करके आप प्लेलिस्ट में जाइए और उसके अनुसार आप इसका आनंद उठाइए। ये एसजीकेजी 2.22 है। इस पे तो हमने लगभग 1000 क्लासेज वीडियोज अपलोड किए हैं। आपको करना क्या है, होम में जाना है, फिर टैब चेंज करके वीडियो में जाइए, टैब चेंज करके शॉर्ट्स में जाइए, टैब चेंज करके लाइव में जाइए, टैब चेंज करके प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में ये सारा देखिए, ये सारे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे जो आपको रिलेवेंट हो, जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। उस प्लेलिस्ट को एक बार में पूरा देख जाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग। नमस्कार।